Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। सबसे पहले आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड में जो पिछली वीडियो के कुछ ईडियम्स थे उन पर भी नज़र डालेंगे। एंड बिलीव मी, idioms are almost as important as your vocab is, so you need to know them in order to score in your English section. So let us begin। देखिए, सबसे पहले ये वर्ड डिस्कस करते हैं, रेमिनिसेंट। ये आई थिंक मैंने कल आपको एक MCQ में भी पूछा था। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। देखिए, हिंदी में इसका अर्थ होता है अतीत की याद दिलाने वाला, अतीत का स्मरण दिलाने वाला। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेमिनिसेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है रिडोलेंट या इवोकेटिव, समथिंग दैट इवोक्स अ फीलिंग। कि कुछ आपको एक किसी चीज़ को देखकर आपको लगे कि ये कुछ सिमिलर है फ्रॉम समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कुछ अतीत के किसी चीज़ से वो सिमिलर है, ऐसी फीलिंग इवोक करने वाला। हम ये भी कह सकते हैं अवेकनिंग मेमोरीज ऑफ सम पास्ट इवेंट्स, जैसे मैंने आपको ये बताया था, सिमिलर टू या फुल ऑफ थॉट्स ऑफ पास्ट। तो यहाँ पर जो ये फोटोज़ हैं, दे मेक यू रेमिनिसेंट, डोंट दे? आपको एक रेमिनिसेंट मूड में ला देती है। हम सबको अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ एक सेंटेंस होना चाहिए विच इज़ वेरी सिंपल, ताकि देखकर उसको जो मीनिंग है और क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस, आई एम इन अ रेमिनिसेंट मूड। मतलब एक पास्ट मेमोरीज को याद करने वाले मूड में हूँ मैं आज। और आप ये भी कह सकते हो अरिजीत सिंगिंग स्टाइल इज रेमिनिसेंट ऑफ किशोर कुमार। ये ऐसे ही मैंने लिखा है, डजंट रियली हैव टू बी द ट्रुथ। और फाइनली एक और सेंटेंस है, शी हैड अ रेमिनिसेंट लुक ऑन हर फेस एज शी गेज्ड एट हिम। जब वो देख रही थी उसकी तरफ, तो शी हैड अ रेमिनिसेंट लुक ऑन हर फेस, वो कुछ अतीत की कोई चीज़ उसको याद आ रही थी। देखिए, साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इसका एंटोनिम वैसे पूछेंगे तो नहीं आपसे कि इसका ऑपोजिट क्या होगा रेमिनिसेंट का, मगर फॉर द सेक ऑफ इट आपको बता रहा हूँ, फॉरगेटफुल, जो याद ना आए। ठीक है, तो यही इसका एंटोनिम बन सकता है। बाकी इसके आपको सिनोनिम पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, आगे यहाँ पे एक वर्ड है रिब्यूक। इसका अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, एडमॉनिश करना। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और काफ़ी हद तक मुझे लगता है फेवरेट भी है एग्जामिनर्स का। ये SSC, बैंक PO वगैरह काफ़ी जगह इसको पूछा जा चुका है। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक ईडियम डिस्कस किया था, हॉल ओवर द कोल्स। नहीं याद तो समझा देता हूँ। हॉल मतलब घसीटना, कोल्स मतलब कोयले पे। तो इसका अर्थ भी होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। अगर आपको इसका प्रॉपर मीनिंग समझना है तो कुछ मेरी पुरानी वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने अच्छे समझा रखा है कि इसका ओरिजिन वगैरह क्या है। तो बेसिकली इस ईडियम का भी अर्थ यही से ही आता है, रिव्यूक, एडमॉनिश करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, शार्पली फटकार लगाना। तो यहाँ पे ईरान के जो टॉप लीडर हैं उन्होंने फटकार लगाई है किसी को। खैर, यहाँ पे सेंटेंसेस है इससे रिलेटेड। आफ्टर लर्निंग द लॉयर एक्सेप्टेड अ ब्राइब, द कमेटी डिसाइडेड टू रिब्यूक हिम एंड सस्पेंड हिज लाइसेंस। तो जब पता लगा कि लॉयर ने रिश्वत ली है, ठीक है, सोप टू सर्बरस, रिश्वत ली है, तो उसको रिब्यूक किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, एडमोनिश किया गया। ही वॉज होल्ड ओवर द कोल्स, और बाद में उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। और आप ये भी कह सकते हो, मैं कौन होता हूँ उसको क्रिटिसाइज करने वाला उन गुनाहों के लिए जो मैंने खुद कमिट किए हैं। हु एम आई टू रिब्यूक हिम फॉर द सेम क्राइम्स दैट आई हैव कमिटेड। सो ये भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का। एंटोनिम क्या होगा रिब्यूक का? देखिए, काफ़ी सिंपल है। किसी को प्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट करना, कमेंड करना या एक्सटोल करना। ठीक है, याद है? किसी को एंथुजियास्टिकली प्रेस करना, ये भी एंटोनिम हो सकता है रिब्यूक का। ऑलराइट, MCQ टाइम। देखिए, आपको MCQ बताना है इसका सरीन। ठीक है, सरीन का आपको सिनोनिम बताना है। सरीन का अर्थ क्या होता है? आपके सामने ऑप्शंस है, काम, क्लेवर, ईवल, काइंड। गो फॉर इट। गूगल यूज़ किए बगैर अटेम्प्ट करिएगा इसको, गूगल यूज़ किए बगैर इसको अटेम्प्ट करिएगा, एंड लेट्स सी हु गेट्स इट राइट। देखिए, अगला शब्द है एनाइलेट। ये एक वर्ब है, क्रिया है। इसका अर्थ होता है सत्यानाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को धरती से ही उसको हटा देना, ऑब्लिटरेट कर देना। ऑब्लिटरेट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, याद रखिएगा, ऑब्लिटरेट, एनाइलेट।
ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाए हैं इसके। अ न्यूक्लियर बॉम्ब कुड एनहाइलेट दैट स्मॉल नेशन, छोटा सा देश है, उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वी एनहाइलेटेड आवर अपोनेंट्स एंड नोबडी कुड आर्ग्यू अबाउट इट। यहाँ पर स्पोर्ट्स में कोई विक्ट्री होती है तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो कि हमने अपने ओपोनेंट्स को एनाइलेट कर दिया, उनको मारा तो नहीं मगर इतनी बुरी तरीके से हराया कि इट लुक्ड एज इफ कि हमने उनको एनाइलेट कर दिया है। आप ये भी कह सकते हो, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द कैपेसिटी टू एनाइलेट नॉर्थ कोरिया विद इन सेकेंड्स। नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश है, यूएस के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिससे कुछ ही सेकेंड्स में उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको धरती से पूरा गायब कर सकता है उसको। देखिए अगला शब्द है टॉपसी टर्वी। ये द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं, पहले देखते हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं। वन नीड नॉट बी इन टूडेज यूएस अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू सेवर हाउ टॉपसी टर्वी द वर्ल्ड हैज़ बिकम। अभी सेवर का भी मतलब बताता हूँ अगले सेंटेंस में। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका में ही रहो कि आपको पता लगे कि दुनिया कितनी टॉपसी टर्वी है। टॉपसी टर्वी का अर्थ होता है अपसाइड डाउन, अस्त व्यस्त, या इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी कह सकते। तो यहाँ पर और कुछ सेंटेंसेज हैं आपके लिए, उसको भी आपको दिखाऊंगा। मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यूएस में ही होना चाहिए, दुनिया भर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे लग रहा है कि दुनिया अस्त व्यस्त स्थिति में है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेज है, दिस इज द टॉपसी टर्वी वर्ल्ड ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया वेयर सेंसेशनलिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रियल न्यूज़। तो यहाँ पर ऑफकोर्स कोई बंदा बात कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में, कहता है ये है टॉपसी टर्वी अस्त व्यस्त दुनिया है मेन स्ट्रीम मीडिया की, जहाँ पर सेंसेशनलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रियल न्यूज़ से। और आप ये भी कह सकते हो, लास्ट ईयर वॉज ए टॉपसी टर्वी अफेयर फॉर माई फैमिली। कुछ भी हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ कुछ अस्त व्यस्त हो गया, ऊपर नीचे ना स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, तो आप यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो याद रखिएगा। देखिए ये टॉपसी टर्वी काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, आगे ही पूछ सकते हैं। इट मीन्स या तो इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या फिर अपसाइड डाउन। हिंदी में कहोगे अस्त व्यस्त। अब देखते हैं सेवर का क्या अर्थ होता है। देखिए उसी सेंटेंस में यहाँ पे एक वर्ड था सेवर, तो सेवर का मतलब जानते हैं। तो यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका मतलब समझाता हूँ। वन नीड नॉट बी इन टूडेज यूएस अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू सेवर हाउ टॉपसी टर्वी द वर्ल्ड हैज़ बिकम। तो देखिए सेवर का दो अर्थ होता है। एक तो होता है कि आप किसी चीज़ को रेलिश कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। कोई डिश हो, जैसे ये आदमी ही इज़ सेवरिंग द डिश, उसका रेलिश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है उसको। दूसरा मतलब ये भी होता है कि उसका कुछ आपको हिंट मिल जाए, कुछ इंडिकेटिव सा मिल जाए, ठीक है, स्वाद मिल जाए। अब स्वाद एक तो खाने का भी होता है, ठीक है, स्वाद किसी के व्यवहार का भी होता है, या फिर किसी किसी एक्सपीरियंस का भी होता है। तो वहाँ से भी इसका मीनिंग आता है। तो दोनों मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं। आई विल सेवर दिस विक्ट्री फॉर ईयर्स टू कम। आने वाले कई सालों तक मैं इस जीत को रिलिश करूँगा, इसका स्वाद चखूँगा, मतलब एंजॉय करूँगा इसको। दूसरा ये भी है कि जो ड्रिंक थी उसमें सेवर ऑफ लाइम था, एक हिंट था, एक सजेशन था कि थोड़ा शायद लाइम भी हो इसमें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यूएस में ही हो, कि आपको जो टॉपसी टर्वी है, जो दुनिया कितने मतलब अस्त व्यस्त दुनिया बन गई है, उसका इंडिकेशन मिले, उसका हिंट मिले आपको, ठीक है, और जगह से भी हिंट आपको मिल सकता है। तो याद रखिएगा दिस इज सेवर। देखिए अगला शब्द है कोटरी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसका जो सबसे एग्जैक्ट एक एक्यूरेट सिनोनिम है वो है क्लिक। क्लिक भी कहते हैं इसको ब्रिटिश एक्सेंट में, मगर क्लिक ज़रा सुनने में आता है तो मैं क्लिक कह रहा हूँ, ठीक है। तो CLIQUE क्लिक, इसका अर्थ होता है एक बहुत ही छोटा ग्रुप कुछ लोगों का जो आपस में सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कुछ एलीट लोगों के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग जो जिनके बड़े ही यूनिक से इंटरेस्ट हो और अलग से एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में इसको हम गिरोह भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है बट एसेंस काफ़ी हद तक सेम है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, इससे कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। ओनली द प्राइम मिनिस्टर्स कोटरी ऑफ एडवाइजर्स न्यू अबाउट द डिमोनेटाइजेशन प्लान।
तो आपको पता है जब विमुद्रीकरण हो रहा था तो सुनने में तो यही आया कि काफ़ी सारे मिनिस्टर्स तक को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस उनके जो उनके क्लोज इनर सर्कल के जो लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्हीं को मालूम था कि विमुद्रीकरण होगा। उसके अलावा एक और है कि आई सॉ अ कोटरी ऑफ बाइकर्स ऑन द हाईवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रुप है, ये अनोखे से ही है, ऐसी हार्ली डेविसन खरीद के निकल रहे हैं, ये आपस में एक इंटरेस्ट शेयर करते हैं और एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है इन लोगों का, ठीक है। सो दोनों तरीके से मैंने आपको इसको यूज़ करना सिखा दिया है। याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लिक और कोटरी दोनों सिमिलर वर्ड हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं और आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगला शब्द है स्क्रूटनी, समीक्षा। नाउन है, इसका यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं। द हिंदू में कह रहे हैं वन दैट शुड लीड टू क्लोजर स्क्रूटनी ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जिससे और समीक्षा होनी चाहिए कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं वो कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करते हैं। स्क्रूटनी का अर्थ होता है केयरफुल और डिटेल्ड एग्जामिनेशन किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो सर्वे, स्कैन, स्टडी या हिंदी में समीक्षा। इसके मैंने चार सेंटेंसेस बनाए हैं क्योंकि काफ़ी बार लोगों को पता तो होता है इसका मतलब क्या है, मगर इसको यूज़ करने में जब आते हैं तो दे आर क्लूलेस। तो यहाँ पे सेंटेंस है हर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द टेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा उसने समीक्षा करी है पूरे टेक्स्ट की और उसके बाद उसने अपना ओपिनियन दिया। आप ये भी कह सकते हो आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी द कोर्ट फाउंड द रिपोर्ट टू बी बेसलेस। सिंपल है, कोर्ट को लगा के रिपोर्ट बेसलेस है, उसने काफ़ी बार स्टडी करी फिर लगा के बेसलेस है। आप ये भी कह सकते हो दे डिड अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द डाटा, ऑलराइट। और फाइनली ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। Although the criminal was released from prison early, the police kept him under scrutiny. जो प्रिजनर था उसको रिलीज तो कर दिया जेल से, मगर उसको स्क्रूटनी पे रखा, उसकी मतलब उसको स्कैन पे रखा कि आगे कुछ वो गड़बड़ ना कर दे। देखिए अगला शब्द है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इसका अर्थ होता है कटुता या घृणा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इसके जो सिनोनिम बनते हैं वो है हॉस्टिलिटी, बिटरनेस कड़वाहट या एबहॉरेंस। एबहॉरेंस बनता है एबहॉर शब्द से, किसी से बहुत ही ज़्यादा आप जब नफरत करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एबहॉर दैट पर्सन। एनिमोसिटी भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये दो सेंटेंसेस बनाए मैंने यहाँ पे। ही इज़ अ जेंटलमैन एंड वाइल वी वर ऑन ऑपोजिट साइड्स देयर वॉज नो एनिमोसिटी। वो एक जेंटलमैन आदमी है, हालांकि हम प्रतिद्वंदी थे, ऑपोजिट साइड्स पे थे, मगर कोई एनिमोसिटी नहीं थी, कोई एक दूसरे के प्रति घृणा, बिटरनेस, हॉस्टिलिटी नहीं थी। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं देयर इज ए लॉट ऑफ पर्सनल एनिमोसिटी बिटवीन द टू रेसलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बीच में घृणा है एक दूसरे के प्रति, बिटरनेस है, एबहॉरेंस है, हॉस्टिलिटी है, एक दूसरे से ऑलमोस्ट नफरत करते हैं। तो याद रखिएगा एनिमोसिटी बहुत बार आता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर अगला शब्द है स्पर। स्पर का अर्थ होता है प्रेरित करना, एनकरेजमेंट भी कह सकते हो, किसी को एनकरेज करना, स्टिमुलेंट, ग्रोथ के रास्ते में उसको ले जाना। तो हिंदू में कैसे यूज कर रहे हैं इसको। पैसेंजर व्हीकल सेल्स क्लाइंब 9%, स्पर ऑप्टिमिज्म। स्पर मतलब प्रेरित कर रही है, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी सोच। तो ऑप्टिमिज्म को एक तरीके से एनकरेज कर रही है, स्टिमुलेंट का काम कर रही है, ठीक है। ये फिगर्स। तो यहाँ पर और सेंटेंसेस है इसके। जीएसटी कुड स्पर ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। उससे एक तरीके से एनकरेजमेंट मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ आवर कंट्री को। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो क्लियरिंग द प्रीलिम्स विल स्पर ऑप्टिमिज्म इनसाइड मी एंड आई विल स्टडी हार्डर। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो उससे मेरे अंदर आशावादी जो सोच है वो उसको प्रेरणा मिलेगी, वो और ज़्यादा एनकरेज होगी और मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, आई विल स्टडी हार्डर। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो विल द ह्यूज सेल्स स्पर मोर पीपल इनटू डूइंग देयर क्रिसमस शॉपिंग ऑनलाइन। तो अगर हम बहुत बड़ी सेल ले आए तो क्या उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो और ज़रा अपनी क्रिसमस शॉपिंग ऑनलाइन करें, सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटोनिम भी हो सकता है इसका। स्पर का उल्टा क्या होगा, किसी को डिस्करेज करना, डिसइंसेंटिव, इंसेंटिव का उल्टा डिसइंसेंटिव। अच्छा तो अब कल वाला इडियम डिस्कस करते हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था उस पर।
टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट। ऑल राइट, देखो इसका अर्थ होता है चुनौती देना, इस पूरे ईडियम का अर्थ होता है। अच्छा, क्यों गाउंटलेट क्या होता है, क्यों थ्रो करोगे उसको? देखो पहली बात समझ लो गाउंटलेट क्या होता है। गाउंटलेट देखो, प्राचीन तो नहीं, मिडीवियल इंग्लैंड में जो नाइट होते थे, शूरवीर, तो उनके पास एक पूरा कवच होता था, ठीक है। तो उस कवच का जो ये जो ग्लव्स होते थे, स्टील ग्लव्स, इनको कहते थे गाउंटलेट। तो जब उन नाइट्स को किसी को चुनौती देनी होती थी तो वो क्या करते थे, इनमें से एक जो ग्लव है इसको निकाल कर अपने हाथ से टेबल पर या ज़मीन पर पटक देते थे। तो जब ये करते थे तो इसका मतलब था कि वो सामने वाले को चुनौती दे रहे हैं, टू अ फाइट, टू अ ड्यूल, कि आओ मुझसे लड़ो। तो उसके बाद से ये इसका अर्थ हो गया टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट। तो यहाँ पे इसके कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने। रिलायंस थ्रू डाउन द गाउंटलेट बाय डिक्रीजिंग द प्राइसेस। एक रिलायंस ने चैलेंज इशू कर दिया सबको कि हम तो भैया प्राइस कम करेंगे, तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओ। एक और है, ये बहुत यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर में, बाय स्कोरिंग 400 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ थ्रोन डाउन द गाउंटलेट। 400 रन स्कोर कर लिया, अच्छा टोटल होता है फर्स्ट इनिंग्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने चैलेंज कर दिया कि आओ, चुनौती दी है कि चेस करके दिखाओ उसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, गाउंटलेट का मतलब भी समझ में आ गया, और इसका जो ओरिजिन है इंग्लैंड में कैसे ये शूरवीर एक दूसरे को चुनौती देते थे गाउंटलेट फेंक के, वो भी आपको समझ में आ गया। तो अब आप कभी इसको भूलोगे नहीं। टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट मतलब चुनौती देना। अच्छा, अगला इडियम था पाइप ड्रीम। ये भी ऐसे समझाऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं और आगे जाके लोगों को और समझाओगे। देखो, पाइप ड्रीम का अर्थ होता है डे ड्रीम, डिल्यूजन, कल्पना सा, ठीक है, जो रियलिटी से परे हो। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम क्यों, पाइप क्यों बोलते हैं? देखो ये आता है कुछ 18th सेंचुरी से, ये इंग्लिश लैंग्वेज से। उस वक्त क्या होता था कि जो ओपीएम होता है, ओपीएम आपको पता है नशा करने के लिए लोग यूज़ करते थे उसको, तो वो पाइप से उसका सेवन किया करते थे। तो अब समझ में आ गया, ओपीएम से जब आप मतलब उसका सेवन करके कुछ सोचोगे तो वो एक पाइप ड्रीम हो गया, क्योंकि आप नशे में सोच रहे हो। तो डे ड्रीमिंग हो गई, हाँ मैं चांद पे चलूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो करूँगा, वो रियलिटी थोड़ी ना है, वो आप डिल्यूजन में हो। तो इसलिए कहते हैं पाइप ड्रीम। ये नहीं है कि कोई वो पाइप जिससे पानी निकलता है वगैरह वो वाली पाइप हो, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर ओपीएम वाली पाइप है। तो इसके दो सेंटेंसेस बनाए हैं हमने यहाँ पर। हिज एम्बिशन टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज़ जस्ट अ पाइप ड्रीम। तो उसका जो अगला एम्बिशन है कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा, सिर्फ एक पाइप ड्रीम है, एक डिल्यूजन सा, डे ड्रीम्स है, ठीक है। ये 2 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे डे ड्रीम। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, यू कुड वेस्ट योर होल लाइफ ऑन अ पाइप ड्रीम इफ़ यू डोंट ग्रो अप मेंटली। अगर आप दिमागी रूप से बड़े नहीं होते हो, लोगों का शरीर बड़ा हो जाता है, दिमाग छोटा रह जाता है, अगर आप दिमागी रूप से बड़े नहीं होते हो तो सारी उम्र आप एक पाइप ड्रीम के पीछे बिता दोगे, एक डिल्यूजन सा कि मैं कई लोग होते हैं उनके पाइप ड्रीम होते हैं, सपने पाल के बैठ जाते हैं। सो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको क्लियर हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे, पाइप ड्रीम आप समझ गए हो कि इसका ओरिजिन क्या था और इसका अर्थ क्या होता है। फाइनली फेसबुक पे मुझे काफ़ी एक रिक्वेस्ट आती है, इतनी रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे यार, पीपल रियली वांट मी टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये ईडियम था टू सेट एट नॉट। इसका अर्थ बताना मुझे। देखिए, इसका अर्थ होता है किसी को डिसरिगार्ड करना, या सबसे बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे किसी को डिफाई करना। अब वो वाला डिफाई नहीं, 2 डिफाई थे ना, याद है ना, एक तो DEIFY वाला था, उसका मतलब किसी की पूजा करना। एक था DEFY, इसका मतलब किसी को ओबे करने से मतलब मना करना, किसी को किसी का अनादर करना। तो ये वो वाला है, टू सेट एट नॉट मतलब किसी का अनादर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे बढ़िया सेंटेंस है यहाँ पर, ही सेट हिज फादर्स एडवाइस एट नॉट। और मैंने ऐसे यूज़ किया है, ही सेट हिज फादर्स एडवाइस एट नॉट, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, एट नॉट एंड सफर्ड अ ग्रेट डील आफ्टरवर्ड्स। पिताजी की उसने जो एडवाइस थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया ओबे करने से, मानने से, ठीक है, और बाद में वो खूब पछताया। सो ये सबसे बढ़िया तरीका है इसको सीखने का, टू सेट एट नॉट। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है एनिमोसिटी पे। इट्स अ ग्रेट वर्ड, बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इस पर। गो फॉर इट एंड आई विल चेक देम। और मैं आपको इनकरेज करूँगा, अगर आप कॉय हैं, शाई हैं,
ठीक है, मॉडेस्ट है, सेंटेंस बनाना नहीं चाहते, तो प्लीज़ एनकरेज अदर पीपल, गिव देम अ लाइक इफ़ यू लाइक देयर सेंटेंस, और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं वो भी करिए, बट प्लीज़ बी पोलाइट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू राइट डाउन अ सेंटेंस. एंड yeah, that's about it. Thank you for watching. I'll see you tomorrow.